हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और खूब जमकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो मैं हूं दीप्ति भारद्वाज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल @मैथ्स विद दीप्ति, जहां आप पढ़ते हैं ग्रेजुएशन का मैथमेटिक्स। और यहाँ पर आपकी आज ग्रेजुएशन की न्यू बुक स्टार्ट हो रही है और बुक का नाम है आपकी ग्राफ थ्योरी, जो कि बेसिकली डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का ही पार्ट है। पहले ये आपके एमएससी में आती थी, बट जब से एनईपी 2020 आया है और सिलेबस चेंजेस हुए हैं आपके, तो ये आपके ग्राफ थ्योरी और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को अलग कर दिया। ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का ही पार्ट है और आपके ग्रेजुएशन में सिलेबस में दे दिया गया है। किसी किसी में थर्ड सेमेस्टर में है, किसी में फोर्थ में, किसी में फिफ्थ सेमेस्टर में, अलग अलग यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग। तो सिलेबस सबका सेम ही है। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, सीसीएस यूनिवर्सिटी से या फिर और किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, सबके लिए सेम रहता है कॉन्सेप्ट। सिलेबस सेम है। 20 to 25 सिलेबस का डिफरेंस होता है, वो टॉपिक्स कम या ज्यादा होते हैं, बाकी सेम होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम। आज के लेक्चर्स बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम ग्राफ थ्योरी का कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, कोर कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। अभी कोर कॉन्सेप्ट से क्या समझ आ रहा है? कोर कॉन्सेप्ट में हम बेसिकली टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे, जो कि आपकी सबसे ज्यादा यूजेस होने वाली है। ये टर्मिनोलॉजीज होती तो बहुत इजी हैं, बट क्योंकि कुछ कुछ सिमिलर्स होती हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आज आपका एक भी डाउट नहीं बचेगा। आप वीडियो देखने के बाद आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे, जैसे कि अब तक पढ़ते आए हैं सारे लेक्चर्स हम। तो आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले आप सभी से कह दूं, आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू अ वेरी हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू, या यूं कहूं आप सभी को होली की बहुत बहुत बधाइयां। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम फिर से उसी इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक बात और बता दूं आपको, जब भी हम कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, हमें ये पता होना चाहिए कि वो रियल लाइफ में कहाँ यूज हो रहा है। अब बात करते हैं हम ग्राफ थ्योरी की, कि ग्राफ थ्योरी हमारी बेसिकली कहाँ यूज होती है ना। अगर हम ग्राफ थ्योरी की बात करें, तो ग्राफ थ्योरी का रियल लाइफ में बहुत यूजेस है। कहाँ कहाँ यूजेस है वो भी बताती हूँ। अगर हम बात करें सोशल नेटवर्क के लिए, सोशली नेटवर्क में जैसे कि आपके क्या क्या आ जाते हैं, फेसबुक आ जाता है ना, आपका इंस्टाग्राम आ जाता है। तो वहां पर हम बात करते हैं वर्टेक्स और एजेस की, राइट। कोई भी ग्राफ हमारा होता है तो उसमें क्या यूज होता है, यहां पर एक वर्टेक्स होती है, ये आपकी वर्टेक्स हो गई, और एजेस से कनेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा बना एक ट्रायंगल। ओ देखो, अगर मैं यहां पर बात करूं, ये है मेरे पास, ठीक है, वर्टेक्स, और ये हो गई मेरे पास एजेस इसकी। तो ये तो एजेस है और ये पूरा ग्राफ मिलकर मुझे एक ट्रायंगल के शेप में लग रहा है। अब ग्राफ में सिर्फ वर्टेक्स और एजेस की बात होती है। अब ये रियल लाइफ से कैसे कनेक्ट हो रहा है, ये समझने वाली बात है। इंटरेस्टिंग हो जाता है टॉपिक अगर हम उसका रियल लाइफ में एप्लीकेशन समझ लेते हैं। ओके, सोशल नेटवर्क की बात करें, आप यूज करते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ठीक है, टेलीग्राम, या फिर आप ट्विटर भी यूज करते हैं। तो उसमें अगर हम वर्टेक्स की बात करें और एजेस की बात करें, तो जितने भी पर्सन्स होते हैं वो वर्टेक्स होते हैं, लेकिन उनकी जैसे फ्रेंडशिप की बात करते हैं वो हमारी एजेस होती है, या फिर जितने फॉलोअर्स होते हैं हमारे, वो हमारी एजेस का काम करते हैं। तो यहाँ पर हमारे सोशल नेटवर्क के में क्या आ गया, पर्सन तो वर्टेक्स हो गए, एंड एजेस क्या हो गई हमारी, क्या हो गई हमारी एजेस, हमारी एजेस हो गई हैं इसमें फ्रेंडशिप या फॉलो। अब बात करते हैं गूगल मैप्स या नेविगेशन, ये हम सभी यूज करते हैं। कहीं भी हमें जाना होता है, हम गूगल मैप पे देखते हैं कि कितनी ड्यूरेशन है इसकी और कितना टाइम लगेगा, कितने किलोमीटर दूर है हमारे यहाँ से। तो गूगल मैप्स में या नेविगेशन में हम कैसे करते हैं, जो सिटीज होती है जहां हमें जाना होता है, जो लोकेशन होती है वो हमारी वर्टेक्स होती है, और जो वो रोड होती है जो हमें मैप में दिखाता है वो हमारी एजेस होती है। तो ये तो हमारा गूगल मैप्स और नेविगेशन का हो गया, जो कि हम रियल लाइफ में सबसे ज्यादा यूज करते हैं। अब बात करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क में एंड इंटरनेट में, इसमें कहाँ कहाँ यूज होता है। जो हमारे कंप्यूटर्स होते हैं ना, वो हमारे वर्टेक्स से काम करते हैं। और अगर हम बात करें इसमें किसकी, अगर हम इसमें बात करें कि केबल्स की या कनेक्शंस की, इंटरनेट कनेक्ट कर रहे हैं हम, है ना, केबल्स की, वो हमारी एजेस का काम करते हैं। तो ये कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड इंटरनेट का हमारा ग्राफ थ्योरी से यूज हो गया। अब बात करते हैं बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री में कैसे यूज होता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। कैसे, अगर मैं बायोलॉजी में बात करूं, क्योंकि ये दो पार्ट बायोलॉजी के और ये दो मैंने केमिस्ट्री के लिए हैं आपके। बायोलॉजी में अगर हम प्रोटीन इंटरेक्शन नेटवर्क की बात करते हैं, तो इसमें जो प्रोटीन होते हैं वो वर्टेक्स होती है, और उनके बीच में जो इंटरेक्शंस होता है वो एजेस का काम करते हैं।
बायोलॉजी में। देखा, आपका जो मैथ्स है ना, जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ मल्टीप्लाई, इनटू, डिवाइड या माइनस करने में काम आए। इसका रियल लाइफ में यूज हमें पता होना चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता होगा तो फिर डिफिकल्टी फेस करते हो, कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत आती है, बट अब नहीं आएगी। अब अगर मैं बात करूं, इसमें प्रोटीन हमारा हो गया वर्टेक्स एंड इंटरेक्शंस हमारा क्या हो गए, एजेस का काम करते हैं। अब अगर मैं फूड चेंज की बात करूं या फिर फूड वेब की बात करूं, तो उसमें भी बेसिकली क्या होता है, जो हमारे फूड होते हैं ये भी हमारे वर्टेक्स से काम करते हैं, और बेसिकली उनके बीच में जो चेन बनती है वो हमारी एजेस होती है। अब अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री में, तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है हमारा, उसमें जो हमारे एटम्स होते हैं वो हमारे वर्टेक्स होते हैं। ये जो एटम्स होते हैं हमारे, ये वर्टेक्स होते हैं, और यहाँ पे जो केमिकल बॉन्ड होता है उनके बीच में, वो क्या होता है हमारा, केमिकल बॉन्ड एजेस का काम करता है। तो ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में हमारा ग्राफ थ्योरी का यूजेस हो गया। अब बात करती हूँ मैं केमिकल रिएक्शन नेटवर्क के लिए। इसमें जो सब्सटेंसेस होते हैं वो वर्टेक्स होती हैं, एंड रिएक्शंस जो होते हैं वो हमारी एजेस का काम करते हैं। तो आपको पता चला, ये तो मैंने बहुत कम लिए हैं एग्जांपल्स, अभी और भी एग्जांपल्स थे, लेकिन ये बता दिया कि देखो सोशल नेटवर्क जो आप सबसे ज्यादा यूज करते हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब, गूगल मैप, इसका भी यूजेस रियल लाइफ में बहुत है हमारा, कंप्यूटर नेटवर्क, इंटरनेट, इसका भी यूजेस चल रहा है, साथ में बायोलॉजी और केमिस्ट्री से भी कैसे कनेक्ट हो रही है हमारी मैथ्स, इसके भी एग्जांपल्स ले दिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में और पढ़ते हैं कि क्या होती है बेसिकली ग्राफ थ्योरी। अगर मैं बात करूं ग्राफ थ्योरी के बारे में, तो जो हमारी ग्राफ थ्योरी होती है, इसमें बेसिकली एक सेट होता है। अगर बहुत स्टार्टिंग से बात करें हम लोग, कैसा सेट होता है, ये मेरे पास एक सेट है, कैसा सेट है, ये रहा, ये मेरे पास एक सेट है, V इज इक्वल टू V एंड E, इस तरीके से है कि ये जो V है हमारे पास, ये तो है हमारी वर्टेक्स, क्या है हमारी वर्टेक्स, एंड ये जो E है, ये जो हमारा E है, ये हमारी होती है एजेस। इनकी कॉम्बिनेशन से जो सेट बनता है उसको हम ग्राफ बोल देते हैं। अब समझ नहीं आया मैम, ये कॉम्बिनेशन ग्राफ तो कुछ डायग्राम के थ्रू होता है, लेकिन ये तो आप सेट बता रहे हो, अभी बताती हूँ। मेरे पास ये कुछ वर्टेक्स है, एग्जाम्पल से समझते हैं। ये वर्टेक्स है जिनके मैंने नाम दे दिए V1, V2, V3 एंड V4। अब मैं इसे कनेक्ट करती हूँ, किससे करूंगी कनेक्ट, ऑब्वियसली मैं एजेस से कनेक्ट करूंगी। तो मैंने एजेस ली, V1 से V2, ये एक एज ले ली मैंने, ठीक है। एक एज ले ली मैंने V4 और V2 के बीच में, एक एज ले ली मैंने क्या, V1 से V3 के बीच में, और अब मैंने एक एज ले ली कि V4 से V3 के बीच में। अब अगर मैं देखूं ये ग्राफ, तो V1 से V2 या V2 से V1, ये इस एज के लिए मैंने इस एज का नाम रखा है, ये रहा एक E1 एंड ये E2, ये है मेरे पास E3 एंड ये है E4। यानी कि V1 से V2 के बीच में E1 एज है, और V2 से V4 के बीच में E2, V1 से V3 के बीच में E3 है, एंड V3 से V4 के बीच में मेरे पास E4 एज है। तो यहां पर वर्टेक्स और एज से मिलकर जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, इस तरह से हमें ग्राफ थ्योरी में दिख रहा है। हम और भी अलग तरीके से वर्टेक्स को, जरूरी नहीं है कि इस तरीके से रख के V4 को यहाँ पे भी रख सकते थे, ठीक है, V3 को इधर भी रख सकते थे, तो ग्राफ हमारा ज्वाइन होएगा। लेकिन जो एंड पॉइंट्स हैं, जो वर्टेक्स है तो एज के, वो ही रहेंगे, ठीक है। तो यही कहना चाहती है। अब अगर मैं डेफिनेशन में बात करूं यहाँ पे आपके लिए, तो डेफिनेशन हमसे क्या कह रही है कि अ ग्राफ G, कोई ग्राफ G है, इज एन ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर होता है कैसा कि वर्टेक्स एंड एजेस का, जहां V मेरी नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट है। ऑब्वियसली नॉन एम्प्टी होगा, अगर वर्टेक्स नहीं होगी तो एजेस कैसे बनेगी, राइट। उसको हम नोड्स भी बोल देते हैं, वर्टेक्स को कहीं कहीं पर आपको नोड्स भी दिखाई देगा, ठीक है। E इज अ सेट, जो कि बताया किसका, एजेस का सेट है, जो कनेक्टिंग करता है पेयर ऑफ वर्टिसेस को, राइट। ये वाली बात हुई। अब एक एग्जांपल मैथमेटिकली लिया है हमने, क्या कि हमने यहाँ पर V1, V2, V3, V4, ये 4 वर्टेक्स हैं, और ये 5 हमारे पास क्या है, एजेस है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, मुझे दिया गया है यहाँ पर, अगर मैं इन्हीं को देखूं, इन्हीं वर्टेक्स को देखूं, या फिर मैं एक और वर्टेक्स ले लेती हूँ यहाँ पे, ये रही 1, 2, 3 और ये 4 वर्टेक्स है मेरे पास। अब इनके अकॉर्डिंग हमारे पास E1 जो एज है वो V1 और V2 के बीच में, तो V1 ये नेम देने पड़ेंगे, V1, V2, V3 एंड V4, ठीक है, ये नेम दिए। तो V1 और V2 के बीच में E1 एज है, इसके बीच में, तो ये आ गई मेरे पास E1 एज, ठीक है। अब ये है मेरे पास E1 एज, ठीक है। E2 के लिए V4 और V3 है, V4 और V3 E2 के लिए, ठीक है,
ये आ गए मेरे पास E2। अब E3 V1 और V3, V1 एंड V3 ये तो बहुत साइड हो गए, ओके कोई बात नहीं। V1 V3 ये क्या है मेरे पास E3, E4 है V2 एंड V4, ये आ गया V2 एंड V4, ये कौन सी है हमारी E4। अब हमारे पास E5 जो है V1 और V2, V1 और V2 फिर से मेरे पास V1 और V2 आ गई, तो ये एजेस हमारी इस तरीके से आ गई। अभी ये कौन सी एज बनी है, ठीक है, ये E5 है मेरे पास, ये मैं आगे बताऊंगी कैसे, लेकिन ये एक ग्राफ बन गया। अगर हमारे पास उन्हीं वर्टेक्स पर और भी एजेस है या एक और एज आती E6 तो वो यहाँ आ जाती। अगर उससे ज्यादा आती एजेस सेम वर्टेक्स पे तो एक और हम ऐसे ही लूप बना देते हैं, लूप नहीं बेसिकली इस तरह से हम एजेस को दिखा देते हैं, बट ये एक दूसरे पे ओवरलैप होती है। अब ये तो हमारा हो गया ग्राफ की बात, आगे ये बताऊंगी इनको ब्रेक कर करके। तो वीडियो से कनेक्ट आप रहिए, जिन्हें मेरी वीडियो अच्छी लग रही है वो उसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, ठीक है, और कमेंट करके बताइए करिए आपको वीडियो कैसी लगी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज पैरेलल एजेस क्या होती हैं। अभी हमने ग्राफ के बारे में समझ लिया कि इसमें वर्टेक्स होती हैं, एजेस होती हैं। अब इनकी कॉम्बिनेशन से या इन्हें कनेक्ट कर हम एक ग्राफ बना लेते हैं। अब इनमें नेम्स होते हैं कि कौन सी एजेस को हम पैरेलल एजेस बोल देते हैं, किसे हम मल्टी एजेस बोल देते हैं, दोनों सेम ही होती हैं। कौन सा हमारा कनेक्टेड ग्राफ होता है, सिंपल ग्राफ होता है, उनको बस ब्रेक किया और इन्हीं को हम समझेंगे, और ये बहुत आसान है। अगर हम पैरेलल एज की बात करें, मेरे पास ये एक ग्राफ है, ठीक है, सबसे पहले ये ग्राफ लेते हैं। जो अभी आपने ये वाली बात देखी थी ये वही है। अगर मेरे पास U और V दो वर्टेक्स है तो ये E1 एज है और ये E2 एज है, ये दोनों आपस में पैरेलल है। अब एक कॉन्सेप्ट आता है आप लोगों के दिमाग में, मैम पैरेलल तो ये होता है ये और एक ये, राइट, जिसे हम समांतर भी बोल देते हैं हिंदी में। तो ये पैरेलल होते हैं, बट यहाँ तो ये इस तरीके से आ रहा है एक, और एक पैरेलल लाइन आ रही है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन आ रही है। तो ग्राफ में हम इन्हें पैरेलल एज ही बोलते हैं। क्यों? जहां दो वर्टेक्स यानी दो या दो से ज्यादा एजेस की सेम वर्टेक्स हैं, तो वो जितनी भी एजेस हैं वो हमारी क्या हो जाएंगी, पैरेलल एजेस या मल्टी एजेस, ठीक है, मल्टी एजेस होगी एक से ज्यादा। अब डेफिनेशन भी हमारी यही कहती है, क्या कह रही है डेफिनेशन हमसे, पैरेलल एजेस आर टू और मोर एजेस। इस बात पर बहुत अच्छे से ध्यान देना, दैट कनेक्ट द सेम पेयर ऑफ द वर्टिसेस, या फिर इन अदर वर्ड्स बोल दूं मैं, इन देयर एग्जिस्ट एजेस E1 एंड E2, राइट, सच दैट E1 क्या है U और V, ये रही मेरे पास एक एजेस, और E2 क्या है मेरे पास ये रही U और V, दोनों सेम है। देन E1 एंड E2 आर कॉल्ड पैरेलल एजेस, और इसी को हम क्या बोल देते हैं, मल्टी एजेस भी बोल देते हैं। अब इनसे मिलकर जो हमारा ग्राफ बनता है उसे हम मल्टी ग्राफ बोल देते हैं। अ ग्राफ दैट कंटेन्स पैरेलल एजेस, एक ग्राफ है मेरे पास जो कंटेन कर रहा है, किसे कंटेन कर रहा है, पैरेलल एजेस को, कितने पैरेलल एजेस को, तो उसे हम मल्टी ग्राफ बोल देते हैं। ये बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और एक छोटा सा नोट है ये, चलो ये आगे बताऊंगी। अब अगर मैं इस ग्राफ में बात करूं, मुझे जरा बताओ आप लोग, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कौन से वर्टेक्स पर अगर हम देखें कौन कौन सी पैरेलल एजेस है, ठीक है, और उनका वर्टेक्स क्या है। अगर मैं देखूं इसमें 5 वर्टेक्स है, V1 V2 V3 V4 V5, राइट। अब यहाँ पर E1 एजेस है और E6 एजेस है, ये पैरेलल है किन किन के कॉरस्पॉन्डिंग, V1 और V2 वर्टेक्स के। अब अगर मैं देखूं मेरे पास E7 और E5 ये दोनों पैरेलल एजेस है या मल्टी एजेस है, किसकी कॉरस्पॉन्डिंग, V4 और V2 या V2 और V4 के कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स के, राइट। तो ये पैरेलल एजेस हो गया हमारा और मल्टी ग्राफ हो गया, मल्टी एजेस हो गया। अब बात करते हैं हम सेल्फ लूप की। सेल्फ लूप से पता है, लूप हमें पता है क्या होता है, जहां से स्टार्ट हो वहीं पर हमारा खत्म हुआ। अब अगर हमने देखा सेल्फ लूप की बात हो रही है, सिंपली लूप की, तो मेरे पास एक ये वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स का नाम मैंने ये ले लिया U, ठीक है, ये यहां से स्टार्ट हुई यहीं पर एंड हो गई, तो एक लूप बना दिया। और सेल्फ का मतलब क्या है, लूप तो बन गया, सेल्फ मतलब अपने ही वर्टेक्स से स्टार्ट होकर अपने पर ही एंड होना, तो ये सेल्फ लूप बना है। इसको अगर हम आगे डिग्री पढ़ेंगे तो हमेशा सेल्फ लूप की डिग्री 2 होती है, कैसे होती है ये आगे बताऊंगी मैं आपको, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हमारा सेल्फ लूप का हो गया। अब यहाँ पर देखें कि यहाँ पर बना है मेरे पास एक ग्राफ बनता है कि मैम अगर ये तो आपने अलग से बता दी सेल्फ लूप ये है, अगर ग्राफ में आएगा तो कैसे आएगा, मैंने ये वर्टेक्स ले लिए कुछ U1 U2 U3 एंड U4, राइट।
अब मैं इन्हें वर्टेक्स को जोड़ूंगी किस तरीके से, ये लिया मैंने वर्टेक्स, V3 को जोड़ दिया इस तरीके से, V4 राइट, V1 U1 को U2 से जोड़ दिया, और मैंने ये इस तरीके से लिया, ये ले लिया, ठीक है, और ये आ गया यहाँ पर, ठीक है, और एक मैंने ये यहाँ पर लिया। तो यहाँ पर सेल्फ लूप कौन कौन सा है आपको साफ साफ दिख रहा है, ये ग्राफ बन रहा है और कहीं पे सेल्फ लूप होगा। तो यहाँ पर U2 ये सेल्फ लूप है, और ये U3 ये U3 है आपका, क्योंकि U की फॉर्म में लिया है मैंने सारे, तो U3 है, U3 पर और U2 पर आपका सेल्फ लूप बन रहा है। तो इस तरीके से हमारा सेल्फ लूप बनता है। अब अगर हम इसमें बात करें डेफिनेशन पे कि सेल्फ लूप की बात हो रही है, सेल्फ लूप क्या होता है, जो कनेक्ट होता है किससे, वर्टेक्स से टू इटसेल्फ। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, समझना है, अपने आप से हो रहा है। ई कोई एजेस है V और V के बीच में, ये हमने U ले लिया था, या फिर हम इसे V भी कह सकते हैं। देन E इज कॉल्ड अ सेल्फ लूप एट वर्टेक्स V। E के बारे में बात हो रही है, राइट। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, नेक्स्ट है नल ग्राफ। नल ग्राफ की बात करते हैं, ये बहुत ही अच्छा है, जिसमें डिफिकल्टी फेस करते हैं बच्चे, या फिर मिसमैच हो जाता है कि नल ग्राफ और ट्रिवियल ग्राफ सेम लगते हैं। बट इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, मैं आपको बताऊंगी, आपको याद भी रहेगा। जैसे कि हमने ग्रुप थ्योरी पढ़ा है ना, ट्रिवियल ग्रुप होता था हमारा, है ना, तो समझ में आ रहा होगा कौन सा। तो नल ग्राफ की बात करें अगर हम, तो नल ग्राफ में क्या होता है, जो वर्टेक्स होता है ना, वर्टेक्स हमारे पास जो होगा, हमारे पास ये ग्राफ है जी, जिसमें V वर्टेक्स है, E एजेस है, इसमें वर्टेक्स तो होंगे, लेकिन जो एजेस होंगी वो एक भी नहीं होगी। यानी कि वर्टेक्स हो सकते हैं कितने भी, हम ले सकते हैं, जैसे मैंने ये लिया यहाँ पर, ये मैंने ले लिया A B C D एंड E, ये मेरे पास वर्टेक्स है, लेकिन इसमें एक भी एज नहीं है, यानी कि ये कनेक्ट नहीं हो रहे कहीं से कहीं तक भी। तो ये मेरा नल ग्राफ है। मींस नल ग्राफ खाली दिख रहा है हमें, नल का मीनिंग खाली होता है, एम्प्टी होता है, यही बात है। बट यहाँ पर किसके लिए नल की बात हो रही है, यहाँ पर हो रही है E के लिए। कैसे कि E एम्प्टी, उस एम्प्टी के लिए, एजेस के लिए, कि एजेस नहीं होगी, वर्टेक्स कितने भी हो सकते हैं। और ट्रिवियल ग्राफ में सिर्फ इतना सा फर्क होता है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एजेस, एक ही वर्टेक्स होता है, ओनली। यहाँ पे देखो ओनली वन वर्टेक्स है ना, और इसमें भी नो एजेस। तो यहाँ पर बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि मैम नो एजेस की बात तो यहाँ पर भी हो रही है, और वर्टेक्स इसमें भी छूट होते हैं, तो इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें सिर्फ एक वर्टेक्स होगा और एजेस उसमें नहीं होगी। तो जहां एक वर्टेक्स की बात हो रही है और एजेस नहीं है, वो ट्रिवियल ग्राफ है। लेकिन जहां एक से ज्यादा वर्टेक्स है और वो कनेक्ट नहीं हो रहे, एक भी एजेस नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नल ग्राफ बोलेंगे। सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज, इसमें डायरेक्टेड ग्राफ की बात होती है। जब डायरेक्टेड ग्राफ की बात हो रही है तो ऑब्वियसली अनडायरेक्टेड ग्राफ की बात भी होगी। तो यहां पर मेरे पास सबसे पहले हम समझते हैं इस ग्राफ से, डायरेक्टेड ग्राफ की बात हो रही है, मेरे पास वर्टेक्स है V1 V2 V3 V4 V5, ये कनेक्ट हो रहे हैं कैसे, V2 V1 से कनेक्ट हो रहा है, तो V2 यहां एरो जा रहा है, ये रहा एरो मेरे पास, ठीक है। अब मेरे पास ये, अगर मैं इसमें ये चेंज कर देती हूँ, अब V3 जो है V1 से कनेक्ट हो रहा है ना, तो ये डायरेक्शन है कि V3 से V1 लिखेंगे हम। इस एज को मैंने E1 नाम दिया, इसे E2 दे दिया, इसके लिए E3, ये E4, ये E5, इसके लिए V5 से ये है E5, और ये है गया मेरा V5 से V2, एंड ये V4 से V5, और यहां पर ये गया है मेरा V3 से V4 में। अब अगर मैं यहाँ पे एजेस के लिए वर्टेक्स लूं, एजेस के लिए वर्टेक्स लूं, तो E1 एजेस के लिए जो वर्टेक्स आएगा वो आएगा मेरे लिए V2 V1, E2 के लिए आएगा मेरे पास V3 V1 V3 V1, और अगर मैं बात करूं E3 के लिए, तो E3 बताइए किसके लिए आएगा, V4 और V3, तो V4 एंड V3, राइट। अब सिमिलरली E4 के लिए देखेंगे तो V4 V5, और ऐसे ही E5 के लिए देखेंगे तो V5 और V2, इस तरीके से रहेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे कि V1 V2 कर दिया, नहीं। अगर अनडायरेक्टेड ग्राफ होते यानी एरो नहीं होते, तो हम लिख सकते थे कि V1 या V2 या V2 V1, कि ये किसी से भी कनेक्ट हो रहा है, कहीं से भी स्टार्ट हो रहा है। लेकिन
डायरेक्टेड ग्राफ में हमेशा पता होना चाहिए कि एरो जिस तरफ जा रहा है, तो जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां, और जहां एंड हो रहा है, तो जहां से स्टार्ट हो रहा है उसे पहले लिखेंगे और जहां एंड हो रहा है उसे बाद लिखेंगे। ओके, अब देखो अनडायरेक्टेड ग्राफ की बात देखिए, इसमें भी है v1 v2, ये E1 एजेस ले ली मैंने, ये E2 ले ली, ये E3, ये E4, ये E5 एंड ये E6, राइट। तो ये हमारे कनेक्ट हो रही है। अगर मैं E1 के लिए बात करूं तो E1 के लिए मेरे पास आएगा, E1 के लिए v1 v2, या मैं इसे ले सकती हूँ क्या, v2 v1 भी ले सकती हूँ, राइट, कनेक्ट हो रही है। अगर मैं E2 के लिए बात करूं तो E2 के लिए आएगा मेरा v2 v3, v2 v3 वर्टेक्स, या फिर मैं अगर बात करूं v3 v2, ठीक है। सिमिलरली इसी तरीके से करेंगे। तो डायरेक्टेड और इनडायरेक्टेड ग्राफ के बारे में आपको पता चल गया। अब हम बात करते हैं आगे प्रॉपर एजेस। देखो प्रॉपर एजेस ये ना टर्म्स में ही पता चलता है, जो टर्मिनोलॉजीज है ना उसी में ही उसका मीनिंग छुपा होता है। मैंने हमेशा आपसे कहा है, लेकिन कभी कभी हम डिफिकल्टी फेस करते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, और उसी के लिए आप यहाँ पर आए हैं। तो बेफिक्र होइए और आपको इसी क्लास में सब कुछ समझ आ जाएगा आराम से, और कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा। अगर हम प्रॉपर एज की बात करें, ठीक है, सो नाउ कम टू द पॉइंट। अगर हम प्रॉपर एजेस की बात करें तो यहाँ पर आता है हमारा, मेरे पास दो वर्टेक्स है U एंड V, ठीक है, ये कनेक्ट हो रही है हमारी, तो इसको हम प्रॉपर एज बोल देंगे। सिंपल सी बात ये। अगर मैं एक एग्जांपल लूं आपका, यहाँ पर मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहें अगर हम, कि मैथमेटिकली हमने रिप्रेजेंट कर दिया ये, कैसे, मेरे पास V वर्टेक्स है V1 V2 V3, दो तीन वर्टेक्स है जिसमें V1 V2 अगर कनेक्ट हो रहा है एक दूसरे से, ये ले लिए मैंने, जैसे ये बोल रहे हैं हम वैसे करते हैं। ये रहा मेरे पास V1 V2 एंड V3, ठीक है। अब इन्होंने कहा है हमसे, ये रहा V, ये था V1 मतलब 1 2 एंड 3 वर्टेक्स के नेम है। अब मैं बात करती हूँ 1 और 2 को कनेक्ट किया, ये रहा, तो ये प्रॉपर एज है, दिख रही है हमें प्रॉपर एज। V2 यानी 2 और 3 को करा हमने कनेक्ट, 2 और 3 को, ये हो गया हमारे पास। 1 1 को कनेक्ट करा और 1 1 को कनेक्ट करेंगे, इट मींस ये क्या आ गया मेरे पास, ये तो मैम सेल्फ लूप आ गया, है ना। ये जब सेल्फ लूप आ गया तो इट मींस ये सिंपल, ये हमारे क्या प्रॉपर एज तो रहा नहीं, क्योंकि प्रॉपर एज के अकॉर्डिंग क्या है, डिस्टिंक्ट, भाई वो डिस्टिंक्ट होते हैं चाहिए इनके वर्टेक्स। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको समझनी होगी कि यहाँ पर वर्टेक्स जो होंगे वो डिस्टिंक्ट होंगे, है ना। टू, ये देखो, अब प्रॉपर एज इज एन एज, एक एज होती है जो कनेक्ट होती है किससे, टू डिफरेंट वर्टेक्स से, टू डिफरेंट वर्टिसेस से, राइट। तो यहाँ पर दो डिफरेंट वर्टिसेस से कनेक्ट हो रही है, ये प्रॉपर एज है। दो डिफरेंट वर्टिसेस से कनेक्ट हो रही है, तो ये क्या है हमारी, ये हमारी एजेस, प्रॉपर एज है। लेकिन यहाँ पर ये खुद से ही हो रही है इटसेल्फ, तो ये सेल्फ लूप है ना। तो प्रीवियस वाला जो भी हमने पढ़ रहे हैं टॉपिक, वो भी रिवाइज होते जा रहे हैं जैसे जैसे हम ग्राफ में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। इसलिए मैंने कहा था कि इस वीडियो में आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। सिंपल ग्राफ की बात करते हैं हम। सिंपल ग्राफ में क्या होता है, जहां पर ना तो सेल्फ लूप होगा और जहां ही हमारी मल्टी एजेस नहीं होगी, मींस पैरेलल एजेस नहीं होगी जिस ग्राफ में। अगर मैं यहाँ पे ग्राफ की बात करूं, मेरे पास ये ग्राफ है, ये ले लेते हैं हम, कोई भी वर्टेक्स ले लेते हैं, ठीक है, ये लो, ये ले लिया मैंने वर्टेक्स, ठीक है। ये कनेक्ट हो रहे हैं मेरे इस तरीके से, ये हो गया कनेक्ट, ठीक है। इसमें अगर मैं बात करूं, अगर मैं यहाँ पे बात करूं, लो ये तो सबसे कनेक्ट हो गया, लो मैंने ये ले लिया। अगर मैं देखूं इसमें ये जितने भी वर्टेक्स है मेरे पास 1 2 3 4 5 6 एंड 7 वर्टेक्स है। और अगर मैं एजेस की बात करूं तो E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 ले लेते हैं, E8 E9 एंड E10, ये मेरे पास एजेस है, राइट। अब इन वर्टेक्स कितनी है मेरे पास, 6 हैं, एजेस मेरे पास 10 है। क्या इसमें एक भी सेल्फ लूप दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा। क्या इसमें पैरेलल एजेस दिख रही हैं आपको, या मल्टी एजेस बोलो या पैरेलल एजेस बोलो, एक ही बात है, नहीं दिख रही ना। तो इस तरह के ग्राफ को हम क्या बोल देते हैं, सिंपल ग्राफ। सिंपल ग्राफ में सिर्फ इतना कहा गया है आपसे कि सिंपल ग्राफ जो होता है हमारा, उसमें ना तो नो मल्टी एजेस होती है और ना ही सेल्फ लूप होता है कोई हमारा, ठीक है। और जो ऐसा ग्राफ हुआ उसे हम सिंपल ग्राफ कह देंगे, सिंपल सी बात है ना। अब बात करते हैं हम रेजिड्यू की। रेजिड्यू ग्राफ क्या होता है हमारा, अगर हम मैट्रिक्स स्पेस में आपने रेजिड्यू पढ़ा होगा,
सूडो मैट्रिक्स, सॉरी सूडो मैट्रिक्स पढ़ाया आपने, मैंने आपको पढ़ाया बहुत अच्छे से। तो सूडो ग्राफ वही चीज है, जो सिंपल ग्राफ है उससे एक पॉइंट कम हो जाएगा, जैसे वहां पर हम सेकंड पॉइंट करते थे कम, ऐसे ही यहाँ पर सूडो ग्राफ की बात करेंगे अगर हम, तो सेल्फ लूप आ गया। सेल्फ लूप्स जो होगा वो तो अलाउड होगा इस ग्राफ में, बट इस ग्राफ में मल्टी एजेस ग्राफ को अलाउड नहीं करेंगे। तो अगर ऐसा कोई ग्राफ होता है हमारा, जैसे कि अगर मैं मान लेती हूँ यहाँ पर मेरे पास है एक ये रहा, ये रहे मेरे पास, ठीक है, ये वर्टेक्स है, और अगर मैं एजेस की बात करूँ ये रहे, ठीक है, ये रहे, और अगर मैं एजेस की बात करूँ ये आ गई। तो इसमें मुझे दो सेल्फ लूप दिख रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसमें पैरेलल एजेस नहीं है, तो इसको मैं सूडो ग्राफ बोलूंगी। जहां सेल्फ लूप और पैरेलल एजेस दोनों नहीं होंगे उसे हम सिंपल ग्राफ बोल देंगे। सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इंसिडेंट एंड एडजेसेंट। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें कंफ्यूजन होता है बच्चों। कैसे? देखो, इंसिडेंस, ये हमारे पास एक ग्राफ है, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड, ठीक है, अल्फाबेट्स याद आ गए होंगे आपको। तो ये आपके वर्टेक्स है, इतने सारे वर्टिसेस हैं, ये एजेस दे रखी हैं आपको सारी। अब इसमें जो इंसिडेंट होता है वो क्या होता है, हम एजेस को बोलते हैं। V और W जो कनेक्ट हो रहा है, तो अगर मैं बात करूं इसका नाम रखते हैं E1, E2, E3, E4, E5 एंड E6। ये मेरे पास 6 क्या है, एजेस है। तो अगर मैं E2 एजेस की बात करूं तो U और W वर्टिसेस के लिए ये E2 एजेस हो जाएगा। इंसिडेंस यानी एजेस, इंसिडेंस एजेस के लिए हम इस तरह से लिखते हैं, तो एजेस E साउंड हो रहा है और I साउंड हो रहा है, तो इस तरीके से आप थोड़ा से देख सकते हो, E और I का साउंड हो रहा है, तो ये एजेस की बात कर रहा है। तो हम दो वर्टेक्स के बीच में जो एज आ रही होगी उसको हम क्या कह देंगे, इंसिडेंस बोल देंगे। या फिर ये कह सकते हैं हम, ये देखो ये लिख रखा, एक एज होती है हमारे पास U और V, उस एज E को मैं इंसिडेंट बोल दूंगी विद वर्टिसेस U एंड V के लिए, ठीक है भाई, U और V से तभी तो कनेक्ट करके बन रही है हमारे पास एजेस E2। ये E2 हमारी इंसिडेंट होगी किसके लिए, अगर मैं बात करूं वर्टिसेस U और V और W के लिए। अब अगर मैं इसी ग्राफ में बात करूं कि E2 के लिए V और W क्या हो गए, E2 तो इंसिडेंस हो गया, लेकिन एडजेसेंट वर्टिसेस V और W के एडजेसेंट, एडजस्ट कर रहे हैं, दो वर्टेक्स है, दो वर्टेक्स के बीच में कनेक्शन हो रहा है एज के थ्रू, तो दो वर्टेक्स को जो कनेक्ट कर रही है उस एज को बोलते हैं इंसिडेंट, और उन्हीं उस एज जो कनेक्ट हो रही है उसके जो एंड पॉइंट्स हैं वर्टिसेस है उसे बोलते हैं एडजेसेंट वर्टिसेस। सिंपल सी बात है, इतनी सी बात है इसी ग्राफ में, ठीक है, एडजेसेंट वर्टिसेस, एजेस ई आई इंसिडेंस, ऐसे याद करेंगे, ठीक है, अब भूलेंगे नहीं आप। अब नेक्स्ट टॉपिक इज डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स, सबसे ज्यादा इसका यूज होना है आपका। डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स क्या होता है, ये मेरे पास वर्टेक्स है कुछ, है ना, एक ग्राफ बना हुआ है जिसमें मेरे पास 6 वर्टेक्स है, 6 वर्टिसेस है, V1, V2, V3, V4, V5, V6, राइट। अब अगर मैं इसमें देखूं डिग्री, मैंने देखा V1 डिग्री के लिए, V1 वर्टेक्स के लिए डिग्री हमेशा वर्टिसेस की होती है, एजेस की नहीं होती है। उस वर्टेक्स के डिग्री का मीनिंग सिर्फ इतना सा है, एक वर्टेक्स ले लो कोई सा भी, सब वर्टेक्स पे बात करें, लेकिन किसी एक वर्टेक्स का जितनी एजेस उससे कनेक्ट हो रही है, जितनी उसे काउंट करेंगे वही उसकी डिग्री बन जाएगी। अगर मैं बात करूं V1 के लिए, डिग्री को D ऐसे डिनोट कर देते हैं, और ये आ गया मेरे पास डिग्री D, वर्टिसेस V1 की बात करें तो कितनी आएगी डिग्री V1 वर्टिस की, कितनी कनेक्ट है 1 एंड 2, इसके अलावा कोई और कनेक्ट हो रही है, नहीं हो रही, तो मेरे पास इसकी डिग्री आ गई 2। अगर मैं V2 की बात करूं कितनी कनेक्ट हो रही है 1, 2 एंड 3, राइट, तो मेरे पास आ गई ये V2 वर्टेक्स के लिए। अगर मैं इसका नेम दे दूं कोई, ये 1 E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7 और ये E8, ठीक है। हाँ, तो अगर मैं V2 के लिए बात करूं तो E1, E3 और E2 ये कनेक्ट हो रही है, तो इट मीन 3 आ गई मेरे पास। अगर मैं V3 वर्टेक्स की बात करूं तो V3 के लिए कितनी कनेक्ट है E2, E4, E5, तो 1, 2 एंड 3, तो इसकी भी 3 डिग्री आ गई। अगर मैं V4 की बात करूं, सिमिलरली V4 में E6 और E5 है, तो यहाँ 2 आ गई। अगर मैं V5 की बात करूं तो E8, E7, E6, तो 3 वर्टिसेस, इसके लिए 3 आ गई, तो इसके लिए डिग्री की बात करें तो इसके लिए 3 आ गई। अगर V1 के लिए हमने कर ली, V6 के लिए 1,
2 एंड 3, E3, E7, E4, तो इसके लिए मेरे पास 3 डिग्री आ गई। इस तरह से हम डिग्री निकालते हैं, यही हमारी डिग्री के लिए कहा जाता है। अब अगर इसमें इंपॉर्टेंट बात देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि ईच एज इज कनेक्टेड टू द वर्टेक्स इज काउंटेड वंस। ये जो जितनी भी एजेस है कनेक्ट हो रही है वर्टेक्स से, उसे हम एक काउंट करते हैं, लेकिन जैसे ही इस पे कोई सेल्फ लूप बन जाता है, ये बना दिया मैंने सेल्फ लूप, तो ये सेल्फ लूप देखो यहां से कनेक्ट हुए, ये इसके लिए V2 के लिए 2 वर्टेक्स हैं, V2 और V2, स्टार्टिंग पॉइंट भी और एंडिंग पॉइंट भी, तो V2 से V1, तो 2 वर्टेक्स है, चाहे मैं V2 से V2 पे स्टार्ट करूं या ये वाला V2 करूं, ये एजेस मैंने ले ली एक E9, तो E9 एजेस के लिए अगर मैं वर्टेक्स देखूं E9 के लिए, तो क्या आएगी मेरे पास वर्टेक्स V2 और V2, चाहे मैं ऐसे लिख लूं या फिर इस वाले को इधर रिप्लेस कर दूं, इस तरह से लिख लूं, तो एक एज ऐसे आएगी और एक एज ऐसे आएगी, इसलिए इसकी जो डिग्री होती है सेल्फ लूप की, वो 2 डिग्री काउंट होती है। ठीक है, यही कहना चाह रहा है आपसे इसमें कि जो सेल्फ लूप होता है वो काउंटेड होता है ट्वाइस इन द डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स, बिकॉज इट हैज 2 एंड्स एट द सेम वर्टेक्स। ओके, तो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इनफाइनाइट ग्राफ क्या होता है और फाइनाइट ग्राफ क्या होता है। ये हमें टॉपिक से ही समझ आ रहा है, नेम से। इनफाइनाइट ग्राफ में होता है जिसमें इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ वर्टेक्स होते हैं और इनफाइनाइट ही एजेस होती हैं, और फाइनाइट के लिए बात करें अगर हम फाइनाइट ग्राफ के लिए, तो फाइनाइट वर्टिसेस होते हैं, फाइनाइट एजेस होती है। अगर मैं पीछे ग्राफ की, अब तक के जितने भी ग्राफ की बात करूं, उन सब में फाइनाइटली वर्टिसेस है और फाइनाइटली हमारी क्या है, एजेस है, जैसे कि जिसे हम काउंट कर सकते हैं, है ना, जिसे हम काउंट नहीं कर पाते वो इनफाइनाइटली है। हालांकि और भी है ऐसा कॉन्सेप्ट, बट अभी के लिए यही है यहाँ पर। अगर इस टॉपिक की बात करें हम, तो इनफाइनाइट वर्टिसेस और इनफाइनाइट एजेस होती हैं, तो उसको हम कहते हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट ग्राफ। आइसोलेटेड वर्टेक्स क्या होता है? आइसोलेटेड वर्टेक्स होता है जिस भी वर्टेक्स की डिग्री 0 होती है। अब मेरे पास एक ग्राफ आता है, ये रहा मेरे पास एक ग्राफ, ठीक है। अब मैंने इसे कनेक्ट किया, ये कनेक्ट कर दिया मैंने, ठीक है, ये कनेक्ट कर दिया मैंने। अब अगर मैं देखूं मेरे पास कितने हैं, V1, V2, V3, V4 एंड V5। ऐसी कौन सी वर्टेक्स है जिसकी डिग्री 0 आएगी? जिस वर्टेक्स से कोई भी एजेस नहीं कनेक्ट होती उसे हम 0 डिग्री काउंट कर देते हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो डिग्री जहां पे 0 हो रही है, तो इस वाले की ही डिग्री क्या हो रही है, मेरे पास 0 हो रही है, राइट। तो V5 जो हो गया वो मेरे लिए क्या हो गया, ये आइसोलेटेड वर्टेक्स हो गया। कैसा वर्टेक्स हो गया? अरे ये हो गया मेरा आइसोलेटेड वर्टेक्स, राइट। अब बात करते हैं हम आगे किसके लिए। देखो, इट इज नॉट कनेक्टेड टू एनी अदर वर्टेक्स और नो एजेस इज इंसिडेंट टू इट। मैंने आपके सारे टर्मिनोलॉजीज का यूज किया है, कनेक्ट करने की कोशिश करी, जितने भी अभी पढ़े हैं आपने। पेंडेंट वर्टेक्स क्या होता है? पेंडेंट वर्टेक्स सिर्फ वो होता है जहां जिस भी वर्टेक्स की डिग्री 1 होती है उसे हम पेंडेंट वर्टेक्स बोल देते हैं। देखो ये रहा, जिसकी भी डिग्री 1 होती है उसे पेंडेंट वर्टेक्स बोल देते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूं V3 से सिर्फ एक ही एज कनेक्ट हो रही है, V1 से ये और ये वाली एज कनेक्ट हो रही है, V4 से ये वाली और ये वाली एज कनेक्ट हो रही है, V2 से ये भी हो रही है, तो V2, तो अगर हम बात करें V2 के लिए और V3 के लिए, तो V2 एंड V3 क्या है मेरे पास, पेंडेंट वर्टेक्स है। क्यों? क्योंकि इन दोनों की डिग्री क्या है, 1 है, राइट। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक इज, अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट टॉपिक में, ओके नेक्स्ट टॉपिक नहीं है आपका, इसमें जो टर्मिनोलॉजीज यूज हो रही थी वो सारी की सारी इसमें कंप्लीट हो गई है। अब कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स पढ़ेंगे जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और आपको अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और इसमें डाउट तो कोई बचा नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, नमस्कार।